हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट। आज है चैप्टर 1 का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पर्यावरण क्या है और अजैविक संगठक यानी भौतिक संगठक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जैविक अथवा कार्बनिक संगठक। आइए शुरू करते हैं। जैविक अथवा कार्बनिक संगठक, इसको इंग्लिश में हम बायोटिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। जैविक या कार्बनिक संगठक का निर्माण 3 उपतंत्रों द्वारा होता है। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है पादप तंत्र, प्लांट सिस्टम। दूसरा है जंतु तंत्र, एनिमल सिस्टम। और तीसरा है सूक्ष्म जीव तंत्र यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। देखते हैं पादप तंत्र, प्लांट सिस्टम। जैविक संगठकों में पादप तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ पौधे ही जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं और इनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। देखिए, कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये है कि उसमें कार्बन, जिस यौगिक में कार्बन अगर मिला हो तो उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहेंगे, और जिसमें कार्बन नहीं मिलेगा उसको हम अकार्बनिक कहेंगे। यही है। नेक्स्ट है, इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद मानव सहित सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए, अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट कई जीव सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। पौधे जीवमंडल के विविध संगठकों में जैविक पदार्थों तथा पोषण तत्वों के गमन, संचरण, चक्रण एवं पुनर्चक्रण को संभव बनाते हैं। यह सत्य भी है। पौधों के सामाजिक समूह को पादप समुदाय कहते हैं तथा पौधे समुदाय की आधारभूत मौलिक इकाई होते हैं। पौधों के विभिन्न रूपों को वनस्पति कहा जाता है। पौधों की विभिन्न जातियां पारिस्थितिकीय रूप से एक दूसरे से संबंधित रहती हैं तथा पादप समुदाय किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पारिस्थितिकी दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं कहीं पर आपने, जैसे एक सुंदरवन है, आपने जरूर सुना होगा सुंदरवन का नाम। वहाँ पर आपको एक अलग ही पादप पौधे मिलेंगे और वहाँ पर जीव जंतु उसके हिसाब से रह रहे होंगे। और आप इधर आएंगे पथरीले इलाके में तो वहाँ पर एक आपको अलग ही जीव मिलेंगे, वहाँ पर एक अलग ही पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना। तो यही चीज़ है। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना आहार खुद तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषित भी कहा जाता है। पादप जीव विज्ञान एवं वनस्पति जगत का एक अहम एवं विशाल हिस्सा है जिसमें छोटे पेड़ एवं पौधे सम्मिलित होते हैं। पादप, ये तो सभी जानते हैं कि पादप स्थिर होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। इसके बावजूद भी पादप अगर नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। वो बिना चले हुए जीवन देते हैं। अधिकतर पादप हरे रंग के होते हैं। इसमें पर्णहरित, जिसे हम इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं, नामक तत्व पाया जाता है। पादपों में भी प्राण होते हैं और ये सांस लेते हैं। इनके अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जब आप लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि पौधे भी सांस लेते हैं, वो भी उनके अंदर भी प्राण है और वो अपना भोजन बनाते हैं। पादपों के भीतर पाई जाने वाली कोशिकाओं को सेलुलोज कहते हैं। हरा शैवाल भी एक प्रकार का पादप है। हरा शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी। हरा शैवाल क्या है? एक पादप है।
हालांकि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। पादप ऑक्सीजन उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बताया मैंने अभी कि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। पादप नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं एवं उनमें भी अपनी संख्या को बढ़ाने की होड़ होती है। जैसे हम लोग के अंदर होता है ना कि कोशिका बनती रहती है ना, ठीक वैसे ही पादप में भी कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। अब देखते हैं जीव तंत्र, ऑर्गेनिज्म सिस्टम। कार्यात्मक आधार पर जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषित, दूसरा होता है परपोषित। देखिए, ज़्यादातर जो जीव होते हैं ना वो परपोषित ही होते हैं, स्वपोषित कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो परपोषित होते हैं। परपोषित मतलब कि दूसरे पर डिपेंड होना। आइए एक एक करके देखते हैं। स्वपोषित जीव, इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। स्वपोषी वे जीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। स्वपोषी, और जो स्वपोषी जीव हैं वो साधारण अकार्बनिक अणुओं से भी कठिन यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना आहार खुद बनाते हैं। देखिए, अगर आप देखिए, अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जो खाते हैं वो हम तो चावल और रोटी के रूप में खाते हैं, लेकिन वो असल में जब हम हमारे शरीर के अंदर जो वो जाता है तो एनर्जी के रूप में खंडित होता है, तत्व के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, है ना। जैसे ग्लूकोज क्या है? एक यौगिक है, तो ग्लूकोज के रूप में वो हमारे शरीर में विखंडित होता है, फिर हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो यही चीज़ है, जब प्रकाश यानी प्रकाश ले करके या रासायनिक ऊर्जा लेके फिर वो अपने लिए क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हरे पौधे हुए, हरे पौधे प्रकाश लेने के बाद उसमें क्लोरोफिल नामक एक तत्व होता है, ये उसी से अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। जैसे शैवाल, ये जो पानी में रहते हैं ये भी स्वपोषी है। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन भी स्वपोषी है। ये समुद्र में रहने वाले छोटे जीव होते हैं। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो स्वपोषी हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद तैयार कर ले, उसी को हम स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोथर्मल वेंट के पास गहरे समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया भी रसायन संश्लेषण के माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट जो है ये समुद्र तल में एक संकीर्ण दरार होती है, उसी को कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट, और वहीं पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है। वहीं क्लोरोटिका ये एक प्रकार का समुद्री घोंघा है जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना आहार खुद तैयार करता है। इसके अलावा मेज प्लांट हो गया, ग्रास हो गया, वीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, परपोषित। इसको होस्ट भी कहते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं, दोनों कहते हैं परपोषित को। परपोषित जैसे कि शब्द से डिपेंड है कि दूसरे पर डिपेंड होना है, शब्द से ही पता चलता है कि किसी और पर डिपेंड होना। परपोषी जीव अपने आहार के लिए अन्य साधनों पर निर्भर करते हैं। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। होस्ट या फिर हेट्रोट्रॉफ कहते हैं।
उदाहरण के लिए जू के लिए मानव क्या है, एक परपोषी है। सर में होता है ना, कई बार आपने देखा होगा जू, तो हमारे सर में ही रहता है, वहीं पर खाता पीता है, वहीं पर रहता है वो। कोई भी जंतु या पौधा ऐसा न बचा होगा जो किसी न किसी परजीवी को अपने में शरण न देता हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैविक पदार्थ की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव को, सॉरी ये जीवन नहीं है, जीव है, परपोषित जीव को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है मृतजीवी जिसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स, दूसरा है परजीवी यानी पैरासाइट्स, और तीसरा है प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक। आइए एक एक करके देखते हैं। मृतजीवी, ये वे जंतु होते हैं जो मृत पौधों तथा जीवों से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके खुद को जिंदा रखते हैं, यानी कि अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है परजीवी पैरासाइट्स, ये वे जीव होते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं, मतलब वो खुद अपना नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ न कुछ चाहिए जिस पर वो डिपेंड है और उनसे ही उनका काम चलेगा। तीसरा है प्राणी संभोजी होलोजोइक, वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना, जैसे कि हाथी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ऊँट हो गया। ये जंतु अभियोजित आहार के बड़े बड़े भाग यानी कि वृक्ष की टहनियों तथा शाखाओं तक को खा जाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव तंत्र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। देखिए हेडिंग से ही पता चल रहा है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा, बहुत छोटा, जो आसानी से दिखाई न दे। ये जीव मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इन्हें वियोजक यानी डिकम्पोजर भी कहते हैं। वियोजक प्रक्रिया के दौरान ये अपने भोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया।